नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय छंद है, जो कि संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज छंद पार्ट 1 में छंद का लक्षण, भेद, प्रकार, व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। छंद। पद्य लिखते समय वर्णों की निश्चित व्यवस्था छंद कहलाती है। जब भी हम किसी पद्य का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें वर्णों का वर्णन करते हैं। वर्णों को एक वर्ण, दो वर्ण, इस तरह से उसको शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य को बनाते हैं। जब हम पद्य की रचना करते हैं तो उसकी जो वर्णों की व्यवस्था है उसको हम निश्चित रखते हैं कि किस पद्य में कितने वर्ण होंगे, किस पद्य में कितने वर्ण होंगे। उसी का नाम छंद है। पद्ये यत्र अक्षराणां मात्राणां वा प्रतिपादं गणना भवति तत्र छन्दः इति उच्यते। जहाँ पर वर्णों की, अक्षरों की, उसकी मात्राओं की जो गणना है व्यवस्थित होती है। छंद का अपर नाम वृत्त है। अपर नाम अर्थात दूसरा नाम। अर्थात कोई आपसे पूछते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि छंद को ही वृत्त भी कहा जाता है। हम छंद के अपर नाम के साथ साथ इसके भेद के विषय में पढ़ेंगे कि आपके छंद के कितने भेद हैं। तो छंद के हमारे पास 3 भेद कहे गए हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? वे है समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त से जैसे कि आपको ज्ञात हो गया होगा, सम अर्थात समान, समान वृत्त, समान वर्णों वाला वृत्त। जिस वृत्त के चारों चरण, अभी हम जैसे आपको बता दिया है कि पद्य में 4 चरण होते हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण में आपके पास यदि 12 वर्ण है तो द्वितीय में भी 12 ही होने चाहिए, तृतीय में भी 12 ही होने चाहिए और चौथे में भी 12 वर्ण होने चाहिए। तो वो वर्ण क्या कहलाता है? समवृत्त वर्ण कहलाता है। अर्ध समवृत्त द्वितीय भेद है हमारे पास अर्ध समवृत्त। अर्ध से आपको ज्ञात होगा कि अर्ध होता है आधा। आधा अर्थात सम हो गया, समान, आधा जो समान हो। आधा समान अर्थात जैसे कि हमारे पास प्रथम चरण है, उसमें 11 वर्ण होंगे, द्वितीय में 15 वर्ण होंगे और तृतीय में फिर 11 ही वर्ण होंगे और चतुर्थ में 8 वर्ण होंगे। तो ये आधा हमारे पास समान है, क्योंकि पहले और तीसरे में हमारे पास 11 वर्ण है। तो इस प्रकार के जो भी वृत्त होंगे वो अर्ध समवृत्त कहलाते हैं। तीसरा भेद है विषम वृत्त। विषम वृत्त हमारे पास इसके विषम आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि विषम होता है जो समान ना हो। जिस वृत्त के चारों चरणों के वर्ण या वर्णों की संख्या समान ना हो। वर्णों की जो संख्या है समान ना हो। जब हम इंग्लिश में या मैथ में पढ़ते हैं ऑड एंड इवन के विषय में पढ़ते हैं, ऑड हो तो सम संख्या, विषम संख्या, ये आप सभी ने पढ़ी होगी। उसी प्रकार से छंद में भी आपके पास ऑड एंड इवन का प्रयोग होता है। तो ऑड हमारे पास विषम है, इवन हमारे पास सम है। सम हमने पढ़ लिया है, विषम हम पढ़ रहे हैं जिसमें समान वर्ण ना हो। समान वर्ण को हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि प्रत्येक चरण का आपको पता है पद्य में प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण होगा। पहले में हमारे पास 12 वर्ण होंगे, दूसरे में 5 वर्ण होंगे, तीसरे में 4 वर्ण होंगे और चौथे में आपके पास 8 वर्ण होंगे। तो क्या आप सभी को लग रहा है कि ये समवृत्त हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके सभी वर्ण कितने हैं? बिल्कुल असमान है, कोई भी समान नहीं है। यदि इसमें कोई भी वर्ण समान होता, कोई भी वर्ण के संख्या समान होती, अर्थात 11 11 और 12 15 इस तरह से होती, तो भी इसे हम अर्ध समवृत्त के नाम से जान सकते हैं। परंतु ये हमारे पास विषम वृत्त है। तो इस प्रकार से हमने विषम वृत्त के विषय में जान लिया। अब हम आगे करेंगे विषम वृत्त की, अब इसकी व्यवस्था कि छंद व्यवस्था क्या चीज़ है, छंद व्यवस्था में क्या क्या होता है। छंद व्यवस्था में सबसे पहले और महत्वपूर्ण है हमारे पास गण, यति, उसकी गुरु लघु व्यवस्था। गण क्या चीज़ है, यति क्या चीज़ है,
इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गण के लिए हमें आवश्यक होते हैं गुरु और लघु व्यवस्था। गुरु लघु व्यवस्था छंद व्यवस्था वर्णों पर आधारित होती है। जो हमारी गुरु और लघु व्यवस्था छंद की जो वर्ण व्यवस्था है उस पर ही आधारित होती है। वर्ण छंद की दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। जैसे कि आपको नाम से ही ज्ञात हो गया होगा, लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। यदि किसी को नहीं मालूम है कि लघु क्या होता है तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि लघु छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है। लघु वर्ण हम सभी ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अ इ उ री ली। तो बचपन से ही जो हम ये लघु हरस हरस्व इत्यादि को पढ़ते आ रहे हैं, गुरु दीर्घ इत्यादि को पढ़ते आ रहे हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये सभी हमारे पास गुरु वर्ण है। छंद में हम लघु और गुरु वर्ण का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ से इन्हें निर्देशित नहीं करते, हम इन्हें लघु और गुरु से निर्देशित करते हैं। तो ये हमारे पास लघु और गुरु व्यवस्था होगी। साथ में हमें छंद के निर्माण के लिए या पद्य के निर्माण के लिए छंद को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसकी गण, यति, लय इत्यादि की व्यवस्था को भी जानना आवश्यक होता है। जैसे कि हमने गण के विषय में पढ़ना है, तो गण के विषय में बहुत आवश्यक रूप से जानने के लिए हमें लघु और गुरु के विषय में भी जानना होगा। जब हम मात्राओं को गिनेंगे तो किस प्रकार से गुरु और लघु की मात्राएं गिनी जाएगी, तो हमें ये जानना भी आवश्यक होता है। उसके लिए हमें जो ये सुक्ति दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मात्रो अर्थात एक मात्रा, नाम से पता चल रहा है आपको, एक मात्रो अर्थात एक मात्रा, भवेद ह्रस्वो, ह्रस्व की अर्थात जो लघु वर्ण है उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जो दो मात्रा है दीर्घ अर्थात गुरु की वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हम मात्राओं को गिनते हैं छंद में, तो एक मात्रा लघु की गिनी जाती है और दूसरी मात्रा दो मात्राएं गुरु की गिनी जाती है किसी भी मात्रिक छंद में। तो ये हमारे पास गण व्यवस्था में गुरु लघु व्यवस्था और उसके विषय में बात हो गई है। साथ में हम करेंगे चिन्ह। अब हमें गुरु और लघु को किस प्रकार से जानना है, उसके चिन्ह की व्यवस्था क्या है, चिन्ह क्या है, किस प्रकार का चिन्ह है, उसके विषय में हमें जानना है। चिन्ह किसी भी चीज को निर्देशित करता है। किसी भी विषय में हम, जैसे हमारा नाम रखा जाता है, अगर इंसान तो सभी होते हैं, मानव सभी होते हैं, लड़के लड़की ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें विशेष नाम दिया जाता है, उस नाम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसी प्रकार से गुरु को एक चिन्ह द्वारा निर्देशित किया गया है, लघु को भी एक चिन्ह के द्वारा निर्देशित किया गया है, ताकि हम इसे अच्छे से और भली प्रकार से याद रख सके। तो गुरु के लिए हमने हिंदी में यदि याद रखे तो पूर्वाग्रह, अगर पूर्वाग्रह कोई नहीं जानता है तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में एस सभी को ज्ञात होगा, जो सभी ने पढ़ा होगा, उस एस से हम गुरु को ध्यान में रख सकते, याद रख सकते सरल तरीके से, कि गुरु वर्ण को हम किस प्रकार से निर्देशित करेंगे, वो है एस के द्वारा निर्देशित करेंगे। और लघु को या तो पूर्ण विराम याद रखिए या फिर आप इंग्लिश वर्ण का आई याद रख सकते हैं, कि हम लघु को किस प्रकार से याद रखेंगे, आई के नाम, आई या पूर्ण विराम के नाम से याद रखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे करेंगे गण की व्यवस्था के विषय में। गण किसे कहा जाता है और गण कितने प्रकार के संस्कृत छंद में माने गए हैं और उन गणों की व्यवस्था क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। गण समूह होता है जिसका शाब्दिक अर्थ समूह है। आप सभी को, जैसे कि कोई भी एक चीज होगी तो उसे हम गण नहीं कह सकते हैं। जब हमारे पास वो चीज 2 3 4 5 6 इस तरह से ग्रुप में आ जाए तो उसे हम गण कहेंगे। विद्यार्थियों का गण, छात्रों का गण, वर्णों का गण, समूह इत्यादि। तो छंद में जो विशेष रूप से कहा गया है 3 वर्णों का, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 3, ओनली 3 वर्णों का जो एक गण माना जाता है। और गणों की संख्या छंद में कितनी है, 8 है। गण की 8 प्रकार माने गए हैं। उसके लिए हमारे पास एक श्लोक दिया गया है, आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनो तु गुरु लाघवम। अर्थात कि आदि भजस
यरत और मन, ये हमारे 8 प्रकार के गण माने गए हैं। मैंने आपको यहाँ पर विषय अच्छे प्रकार से बताया है कि भजस यरत मन। यदि आपको पूरा श्लोक याद नहीं रह रहा है, श्लोक को याद करने में दिक्कत आ रही है, वैसे तो आपको श्लोक याद रखना चाहिए, पर अगर याद नहीं रह रहा है किसी प्रकार से तो किसी समस्या के कारण, तो हम ये सिर्फ 8 गणों को याद रख सकते हैं। भजस यरत मन, ये कहीं पर बुक में नहीं दिया है, मैंने अपने खुद स्वयं को याद रखने के लिए इस प्रकार से ये एक ट्रिक अपनाई है। भजस यरत मन, तो इस भजस में भ हमारा भ गुरु से शुरू होगा और य हमारा लघु से शुरू होगा। इसको याद भजस मैंने कहा आपको गुरु से शुरू होगा और यरत हमारा लघु से शुरू होगा। तो इस प्रकार से भ गुरु आदि गुरु है, ज भजस जगण मध्य गुरु हो गया और सगण हमारा अंतिम गुरु हो गया। इसका हम ऐसे स्टेप लेंगे, फर्स्ट सेकंड वाले में सेकंड में चला जाएगा और थर्ड वाले में थर्ड में चला जाएगा। 3-3 में मैंने इसको बांट दिया, 1 2 2 3, 1 में 2 में और 3 में। तो भज स्टेप फर्स्ट हो गया, यरत स्टेप सेकंड हो गया, थर्ड स्टेप हमारा मन हो गया। भ में हमने गुरु फर्स्ट है, जगण में हमारा गुरु सेकंड में चला गया और थर्ड में हमारा गुरु थर्ड में चला गया। यरत में हम लघु से शुरू करेंगे, ये याद रखिएगा कि भ गुरु से शुरू करना है और यह हमारा लघु से शुरू करना है। तो यह जब लघु से शुरू करेंगे, इसमें भी हम सेम स्टेप को अपनाएंगे। लघु पहला, रगण में दूसरे में चला जाएगा और तगण में हमारा तीसरे में चला जाएगा, अंत में चला जाएगा। फिर ये हो गए 6 गण, 3 ये 3 ये 6, और साथ में हमारे पास तीसरा जो स्टेप हमने अपनाया वो है मन। मन म हमारा भजस हमारा गुरु से शुरू हुआ, तो म हम पहले के साथ इसको इंक्लूड करेंगे, तो मगन में हमारे पास गुरु होंगे, इसमें सभी गुरु हो जाएंगे, सर्व गुरु। और न हमारे पास नगण में नगण गण से आता है, तो इसमें हमारे पास सर्व लघु हो जाएंगे। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई हो, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, क्योंकि ऐसे हम कभी कभी हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से हम ये चीज़ें याद रखें, बहुत कन्फ्यूज़न सा लगता है। ऐसे तो इसे याद रखने के लिए एक सूत्र भी दिया गया है, जैसे कि ये सूत्र का ये दिया गया है आपके पास, या माता राजभान सलगम। इससे भी आप इसे याद रख सकते हैं, या माता राजभान सलगम। यदि आपको इसको याद रखने में कोई परेशानी है, तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, भजस यरत मन, भजस यरत और मन, भजस यरत मन। भ गुरु से शुरू होगा, य लघु से शुरू होगा, और स्टेप में इस तरह से चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मन में आपका मगन आपका गुरु से शुरू, गुरु सर्व गुरु में आ जाएगा, और नगण आपका सर्व लघु में आ जाएगा। और अब हम करेंगे यति। यति क्या है उसके विषय में हम जानेंगे, और यति क्यों आवश्यक है इसके विषय में हम जानेंगे। छंद में जिस स्थान पर किंचित विराम होता है उसे यति कहते हैं। किंचित विराम मतलब थोड़ा सा कहीं पर हम पॉज देते हैं, रुक जाते हैं, उससे यति कहा जाता है। किसी भी छंद के पद में यति होती है, पद के अंत में यति होती है, किसी में आपके वर्णों के विशेष वर्ण चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे 6 और 7 वर्णों के बाद यति होती है, या फिर 8 वर्णों और 10 वर्णों के बाद यति होती है। इस प्रकार से विशेष स्थान दिया गया है, प्रत्येक छंद में अलग अलग स्थान होता है यति के लिए। तो उन विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से छंदों के लक्षण दिए गए हैं, और उसके यति स्थान को भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। तो आज हमने पढ़ा छंद के विषय में, उसके लक्षण के विषय में, कि वर्णों की जो निश्चित व्यवस्था है उसे छंद कहा जाता है, और साथ में उसके भेद की वो 3 प्रकार के हैं, समवृत छंद हो गया, और साथ में आपका अर्धसमवृत, विषमवृत छंद हो गया। फिर हमने गण व्यवस्था, यति व्यवस्था के विषय में पढ़ा। गण हमारे पास 8 है। छंद शास्त्र को पिंगल मुनि के द्वारा रचना की गई है, रचित किया गया है, और छंद वेद पुरुष का पैर माना गया है। तो आज के विषय में, आज के छंद के विषय में इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे कि छंद हमारे पास
नेक्स्ट कौन कौन से छंद हम करेंगे, किस किस लक्षण के छंद हमारे पास घटित होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।